हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। और आज हम देखेंगे पॉलिटी का अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है कौन से पार्ट में है। देखो, हर पार्ट जो है, जैसे सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्टेट सेंटर के बारे में, इन सब के बारे में ना पार्ट्स में मेंशन है। और पार्ट्स में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स मेंशन है। ठीक है, तो हमने बताना है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से पार्ट में आता है। जैसे हमने लास्ट देखा था कि जो हमारे सिटीजनशिप राइट है वो पार्ट 2 में आते हैं। और आर्टिकल कौन से हैं? यस, 5 to 11 आर्टिकल तक पार्ट 2 में जो डील करते हैं हम, वो होते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। और जो हमारा पार्ट 3 है ये हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट से। तो आपको आई होप आंसर पता चल ही गया अब। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, आंसर हमारा होगा बी। जो पार्ट 3 है ये हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट से। और इसमें जो आर्टिकल्स है वो कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल्स है हमारे 12 to 35 आर्टिकल जो है ये हमारे डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि जो पार्ट फर्स्ट है वो हमारा डील करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। सेकंड जो है सिटीजनशिप से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। फिर हमारा आ जाता है डीपीएसपी। और पार्ट 4 ए जो होता है, अब देखो पार्ट 4 है जो हमारा डीपीएसपी है, पार्ट 4 का ए पार्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, जो हम देख लेते हैं कि जो हमारा लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, ये आर्टिकल कौन से आते थे हमारे? 1 to 4। और सिटीजनशिप में हमारे आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 to 11। और फंडामेंटल राइट में हमारे आ जाएंगे आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35। अब देखो, जो हमारा फोर्थ डीपीएसपी आता है, इसमें हमारे आर्टिकल आते हैं 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। और देखो 51 का ए जो आ जाएगा वो हमारा आ जाता है सारा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। तो ये सारा आपको याद रखना है। देखो, अगर आप जितना आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भी साथ साथ रिवाइज करते जाओगे तो आपके कंसेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, आप सबको पता ही है, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स कम अंडर विच आर्टिकल? तो कौन से हैं? आर्टिकल 12 to 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी ऐड की, डीपीएसपी भी ऐड की, फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की। तो ये हमने कुछ कंट्रीज से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। तो अब हमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं, तो ये हमने कौन सी कंट्री से इंस्पायर होकर किए हैं? कनाडा, ये यूके। अब देखो, हमारी कंट्री पे मोस्टली रूल किया गया है यूके के द्वारा। तो आप सबको लग रहा होगा कि हो सकता है फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से इंस्पायर है? हमारे यूके से। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज जो फंडामेंटल राइट है ये हमने कहाँ से इंस्पायर होकर लिए हैं? ये हमने इंस्पायर होकर लिए हैं यूएसए से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? अब देखो, मैग्ना कार्टा हम कैसे कहते किसे हैं? एक ना एक इंपॉर्टेंट बुक होती थी प्रीवियस हिस्टोरिकल टाइम में, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशंस लिखे गए होते थे। तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। अब इसको मैग्ना कार्टा देखो कहा जाता था, तो हमें ये बताना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सिटीजनशिप को। सेकंड किससे डील करता है? सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को, या फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो ये किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यस, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो मैग्ना कार्टा हम किसको कहते थे? हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था जिसको किंग जॉन इंग्लैंड के थे वो ग्रेट चार्टर कहते थे। बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट
सारे रूल्स लिखे गए होते थे, और जो पावर थी वो लिमिट, कैसे हमारी पावर जो है वो रूल रेगुलेशन चलेगा मोनार्की का, इसके बारे में लिखा गया था। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट। अब देखो, हमें बताना है कि ये जो हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, हमें नॉट ट्रू बताना है। नॉट ट्रू में देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल इन नेचर। सेकंड है, फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलेबोरेटेड देन इन यूएसए फंडामेंटल राइट्स। थर्ड है हमारा, फंडामेंटल राइट्स आर मीन टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एंड फोर्थ है हमारा, फंडामेंटल राइट आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल का मॉरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मटेरियल, ये सारे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में इंक्लूड होंगे। तो हमारे नॉट ट्रू कौन सी हो जाएगी? यस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको समझना है कि इनमें लिखा क्या गया है। सेकेंडली देखो, जब भी आप अपना आंसर कर रहे हो तो आंसर करने से पहले आपको क्या करना है, खुद आपको आंसर अपना देना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। लाइक का बटन भी है आपके पास, डिसलाइक का भी है, कोई भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। तो चलो देखते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल इन नेचर, इसका मतलब क्या है। देखो, आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू स्पीक है, राइट टू प्राइवेसी है, एक भंडार है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स का। तो जस्टिफिएबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी हनन कर रहा है, आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं हो रही, तो आप क्या है, कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में आप अपील कर सकते हो कि हमें ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जस्टिफिएबल इन नेचर, कि आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो उसके अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट मतलब उसको पाने के लिए कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलाबोरेटेड देन द यूएसए फंडामेंटल राइट। ये भी ठीक है, हमने यूएसए से इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और जो हमारे हमने इंस्पायर होकर ऐड किया, हमने ज्यादा इलाबोरेट करके बताया। जो यूएसए के फंडामेंटल राइट्स हैं वो इतने इलाबोरेटेड नहीं है, हालांकि उनको फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर मिले हुए हैं, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमने इतने अच्छे से इलाबोरेट किया गया है कि किसी को ज्यादा बताने की नीड नहीं है। देखो, हमने अनटचेबिलिटी वाला अलग से बताया गया, टाइटल का अलग से बताया है, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारे रिलीजियस राइट्स के बारे में बताया है। ये सारा हमने बहुत ही इलेबोरेट करके एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब किया है इसको। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट। थर्ड देखो, फंडामेंटल राइट आर मीन टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देखो, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में हमने क्या प्रोवाइड कराना है, जो सिटीजन्स है हमारे कंट्री के, या फिर जो फ्रेंडली एलियंस है, फ्रेंडली एलियंस उनको हमने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हुए हैं। और जो फंडामेंटल राइट है उनका मेन मोटिव क्या है, हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराना, नॉट की सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करवाएंगे वो हम प्रोवाइड करवाएंगे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे डीपीएसपी हैं वो हमारे प्रोवाइड करवाते हैं और प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बट जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमारे क्या प्रमोट करेंगे, यस, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, बिकॉज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर विल बी सी। अब देखो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट हम पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल राइट आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसीलिए ही हमने फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बता दिया गया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ फंडामेंटल राइट अलग थे, बट करंटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स के थ्रू हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट अलग थे, बट जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, फंडामेंटल राइट उसमें कुछ अलग है। तो हमें बताना है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब था, उसमें हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स को दिया गया था। तो देखो करंटली आपको पता होगा कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। बट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे फंडामेंटल राइट थे 7। तो आंसर आप सबको पता चल गया क्या है, 7। सी आंसर है हमारा। क्यों था, बिकॉज देखो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें एक अलग से राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा ये दिया गया था, इसको क्या किया था, जो हमारा अमेंडमेंट हुई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। इसमें जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, उसको क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। उसको डिलीट करके फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया गया, लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो राइट टू प्रॉपर्टी है करंटली वो क्या है, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये लास्ट 1-2 साल में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और अभी ये कौन से आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 308। और पार्ट कौन सा है, पार्ट हमारा आ जाता है 12। ठीक है, आई होप आप सबको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का फीचर क्या नहीं है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है का क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट का, देखो फंडामेंटल राइट है ना, वो हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। हमें कुछ लग रहा है कि करंटली हमें फंडामेंटल राइट को चेंज करना चाहिए, और देखो हिस्ट्री में हमने चेंज भी किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हमने चेंज कर दिया था, किसमें, लीगल राइट में। और डिलीट कर दिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको डिलीट किया था। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि जो हमारे बन गए फंडामेंटल राइट अब यही रहेंगे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, ऐसा कुछ नहीं है। इनको हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यस। ये हमारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, आप बताओगे। एब्सोल्यूट नहीं है भाई, एब्सोल्यूट है। सेकंड देखो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन नेचर। क्वालिफाइड इन नेचर, ये बताओ मेरे को कि क्वालिफाइड इन नेचर नहीं है। बिकॉज देखो फंडामेंटल राइट जो है ना, हाँ टाइम टू टाइम क्या है, गवर्नमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। क्वालिफाइड का मतलब यही है। सम फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर एंड दे प्रोवाइड सम प्रिविलेजेस टू पर्सन, यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एज दे प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, सर कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव किस लिए है, बिकॉज जो लोग हैं उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपके प्रिविलेजेस हैं, आपका ये हक है, आप ये काम कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया हमारे फंडामेंटल राइट्स। कुछ जो है नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव कैसे हैं, वो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स को या फिर इंडिविजुअल्स को, कि आप इतना, आपकी फ्रीडम है, बट आपकी फ्रीडम तब तक है जब आप किसी और के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करते। तो ये क्या होगी, कुछ नेगेटिव भी हो गए। अब देखो फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट और नॉट क्वालिफाइड। अब आपको पता चल गया सी और डी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, और ए और बी में से हमारा फीचर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो आई होप आंसर आपको पता चल गया होगा। आंसर हमारा है बी। क्यों बी है, बिकॉज आर नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड नहीं है, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड है बिकॉज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज कर सकते हैं हम। और एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, कि ये ऐसा नहीं है कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, 6 राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अब देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 to 35, कोई भी अगर हमारी कंट्री में कोई भी वॉर हो जाती है या आर्म्ड रिबेलियन, तो उसके अंदर क्या है, ये सारे जो हमारे राइट्स है ना, ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं। बट
ऐसा एक आर्टिकल है आर्टिकल 19 जो सस्पेंड नहीं होता। ये किस कंडीशन में सस्पेंड नहीं होता? अब देखो, आर्म रेबेलियन और इंटरनल एग्रेशन ये सेम है। आर्म रिबेलियन और इंटरनल एग्रेशन ये क्या है? सेम है। अब हमारी कंट्री में अगर कुछ भी होगा, इंटरनली कुछ भी हो रहा है, या आर्म रिबेलियन हो रहा है, या इंटरनल इंक्रेशन हो रहा है, तो उस केस में जो आर्टिकल 19 है ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। वॉर में हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन में भी हो सकता है, बट आर्म रिबेलियन या इंटरनल एग्रेशन हो रहा है तो उस केस में आर्टिकल 19 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 19 में हमें दिया क्या गया है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, असेंबली है, एसोसिएशन, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ये हमारे जो सिक्स सब डिवाइड किया गया है हमने अपने आर्टिकल 19 को, तो ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो गए अंडर आर्म रिबेलियन और इंटरनल अग्रेशन या इंटरनल इमरजेंसी। देखो नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। अब हमने देखा था आर्टिकल 12 टू 35 हमने सारे देखने हैं फंडामेंटल राइट के अंदर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है जो हमारा डिफाइन करता है स्टेट की डेफिनेशन। अब देखो, जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन को हमारे फंडामेंटल राइट में स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया? आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हो जो 11 है, 11 में हमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है रिलेटेड टू सिटीजनशिप। 12 डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 जो है ये जुडिशियल रिव्यू से डील करता है, और 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट देखो, which article prohibit discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth। ये आपको 5 कंडीशंस दी गई हैं, इनके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया आर्टिकल 15 में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमने देख लिया 5 जो हमारी कंडीशन थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये 5 कंडीशन के अंडर हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 15 के अंडर में। बट जो आर्टिकल 16 है इसमें हमारा बताया गया कि इन 5 कंडीशन के अलावा जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा बताया गया आर्टिकल 16 में। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब देखो, हमारे जो फंडामेंटल राइट है इनमें हमें ये भी बताया गया है कि जो हमारा एक ना अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो हमारा डील किया गया आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया आर्टिकल 17 में। हम 15 भी देख चुके हैं, 16 भी देख लिया, हम 17 भी देख लिया। अब हमारा देखो बचा आर्टिकल 18। जो आर्टिकल 18 है ये किससे डील करेगा? अबोलिशन ऑफ टाइटल। कि जो टाइटल है, पर्टिकुलर जो टाइटल दिए होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 18 किससे डील करता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल हो सकते हैं, बट जो अदर टाइटल है वो नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन है हमारा, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस इज ग्रांटेड अंडर। कौन से आर्टिकल के अंदर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है ऑफेंस से रिलेटेड? तो ये है आर्टिकल 20। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा बी। ये देखो दिया गया आर्टिकल 20 हमारा। आर्टिकल 19 हम देख चुके हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम ऑफ राइट्स है। फिर 20 में हमारा कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस है। 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। 22 में जो हमारी प्रोटेक्शन मिली हुई है हमें अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। और आर्टिकल 20 को देख सकते हो आप। अब आर्टिकल 20 में डिटेल में क्या बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट रेट्रोएक्टिव और एक्सपेक्टो लॉ। एक्सपेक्टो लॉ में क्या आ जाएगा? रेट्रो और एक्सपेक्टो लॉ। फिर हमारा डबल जीओपार्डी की डबल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, और सेल्फ इंक्रीमेशन। इन 3 में डील करता है हमारा आर्टिकल 20। इट इंश्योर दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन। अब देखो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या आ जाता है? मान लो आप कोई क्राइम कर रहे हो, आपने क्राइम किया 20 नवंबर की रात को, ठीक है, बट एक नया लॉ आया 21 नवंबर को। अब आप पे ये लॉ तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज आपने जो क्राइम किया है
वो इस लॉ आने से पहले की है, तो आप पे ये लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और डबल जीओपार्डी, चाहे आप एक मर्डर कर दो चाहे आप 10 मर्डर कर दो, डबल आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यही है। अब ये नहीं है कि आपको, आप सोच रहे हो कि एक मर्डर करना है, चलो पनिशमेंट तो एक ही मिलेगी, 10 मर्डर कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। That a person cannot be tried and punished twice for the offense and the individual cannot be compelled to witness against themselves, कि इंडिविजुअल को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस हो। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आर ग्रांटेड अंडर, कि जो हमारा हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करते हैं या फिर फोर्स लेबर को, तो ये हमारे कौन से आर्टिकल के अंडर दिया गया है? तो ये आर्टिकल के अंडर दिया गया हमारा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, आर्टिकल 22 हम देख चुके हैं, 23 भी देख चुके हैं, हमारा फोर्स्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है। अब 24 में क्या दिया गया हमें? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि जो चिल्ड्रन है वो फैक्ट्रीज में उनको धक्के से काम नहीं कराया जा सकता, स्पेशली जब वो 14 ईयर से कम है। अब देखो नेक्स्ट 25 आर्टिकल 20, ये किससे डील करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज ग्रांटेड अंडर, कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? फ्रीडम ऑफ टैक्स, कि आप कोई भी, अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके अंदर आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये किस अंडर आर्टिकल के अंदर बताया गया हमें? आर्टिकल 27। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स। अब देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, और जो हमारे फ्रेंडली, हमने कल भी देखा था, फ्रेंडली एलियंस हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अब देखो जो ओनली सिटीजन्स के लिए कुछ हमारे फंडामेंटल राइट ऐसे होंगे जो हम ओनली सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाएंगे। और ये ओनली सिटीजन्स को कौन कौन से प्रोवाइड करवाएंगे हम? आर्टिकल 15, 16, 19, 28, 29, ये हमारे ऐसे आर्टिकल हैं जो हम ओनली अपने इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स। अब देखो इंडियन सिटीजन्स के लिए हमने देखा कि 15, 16, 19, 28, 29 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आर्टिकल 15 डील किससे करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना हमें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस, सेक्स। और आर्टिकल 16 में हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी गाइड कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल बोथ फॉर सिटीजन्स एंड फॉरनर। तो आप उन्हीं आर्टिकल्स को छोड़ दो, 15, 16, 19, 28 और 29। वेट 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 वेट, हाँ यस, ये मिस्टेक हो गई, 28 नहीं है यहाँ पे, 29 और 30 है। यस यस, ये रहा। तो अब देखो यही आप 15, 16, 19, 29 और 30, इनमें ये सोचो कि ये हमारे ओनली इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, तो इनके अलावा जो होंगे वो इंडियन सिटीजन और फॉरनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इनमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा हमारा? आर्टिकल 28 सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा where did the concept of equality before law originate? और equality before law और equal protection of law, ये दो है हमारे आर्टिकल 14 के अंडर। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ये ओरिजिनेट हुआ है ब्रिटेन से। और ये क्या है? एक नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसे है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप पढ़ सकते हो।
वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओरिजिनेट? अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से है और इक्वल प्रोटेक्शन कहाँ से हमारा है? यूएसए से। ये भी आप पढ़ लेना एक बारी। नेक्स्ट देखो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ का कौन सा फीचर नहीं है? अब देखो ये हमारा लिया कहाँ से गया है? ब्रिटेन से, और ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ये मैंने आपको पहले बताया। इट इज एन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। और थर्ड हमारा दिया गया है, दिस equal subjection of ordinary law of the land administration administered by the ordinary law court, and fourth है no person is above the law। अब हमें इसमें नॉट फीचर, अब देखो सारे ही फीचर हैं, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता कि ये हमारा फीचर नहीं है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है ना कि पॉजिटिव। तो ये थे हमारे आज के कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।